नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 45वां आज रहेगा अपना, जिसमें अपना टॉपिक है अधिगम अक्षमता और ये टॉपिक है यूनिट नंबर 4 से संबंधित। पूर्व परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको साथियों इसमें शामिल किया गया है और 30 प्रश्न जो रिपीटेड नहीं है उनको शामिल किया। ठीक है साथियों, तो 30 प्रश्न आपके रहेंगे इस वीडियो में और बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न सभी अपने देश में जितनी भी टेट परीक्षाएं होती हैं उनमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सबको इसमें समाहित किया गया है। निश्चित तौर पे बहुत ही शानदार पेपर आप लोगों के लिए रहेगा, फायदेमंद रहेगा। साथियों, यूनिट नंबर 4 में दो टॉपिक और अपने बचे हैं और दो टेस्ट होंगे। 46 और 47 नंबर का टेस्ट और आपका होगा, जो कि इनके टॉपिक्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 47 का जो अपना टेस्ट रहेगा, जो लास्ट टेस्ट होगा यूनिट नंबर 4 का, उसका टॉपिक तो अपना सृजनात्मकता रहेगा। जबकि अपना 46वां जो टेस्ट रहेगा यानी नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा साइकोलॉजी का टॉपिक वाइज, उसमें आप अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानसिक स्वास्थ्य। तो ये दो टॉपिक्स और अपने रहेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही यूनिट 5 हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इनकी पीडीएफ भी जो इन पेपर्स के वो अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज के अपने टेस्ट को। अगर टेस्ट पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला आपका प्रश्न है कि यदि बच्चा 16 को 61 लिखता है और बी को डी में भ्रमित होता है, बी व डी में भ्रमित होता है, तो यह संभवतः किसका मामला है? अधिगम अक्षमता का, दबाव की प्रतिक्रिया का, मानसिक असमर्थता का या शारीरिक अक्षमता का? तो देखिए साथियों, ये मामला है आपका अधिगम अक्षमता का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है? व्यवहारिक विघन, भावनात्मक विघन, सेरेब्रम डिसफंक्शन यानी परम मस्तिष्क दो रोग, और चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रभाव। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है? तो ये कहाँ पे आपका आंसर जो वो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें रहेगा साथियों आपका सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो कारण नहीं बनेगा इस चीज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि अधिगम में असक्षम बच्चे को निम्नलिखित में से क्या समस्या होती है? एक, बाएं से दाईं ओर अभिविन्यास संबंधी समस्या। दूसरा, मनः दशा की अस्थिरता संबंधी समस्या। तीसरा है असंबंध विचार समस्या और चौथा है ध्यान बंटने की समस्या। तो अधिगम में असक्षम बच्चे को निम्नलिखित में से क्या समस्या होती है साथियों? तो वो होगी आपकी बाएं से दाईं ओर अभिविन्यास संबंधी समस्या। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा जो वो अधिगम यानी सीखने में पीछे है तो निश्चित तौर पे जब भी कोई एग्ज़ाम देगा तो इधर उधर ज़्यादा देखेगा, कॉपी में ध्यान उसका कम रहेगा। बाएं से दाएं और अभिविन्यास संबंधी समस्या उसको काफ़ी रहती है। हालांकि बाएं से दाएं जो मैंने बताया वो नहीं है, लेकिन समझने के लिए बताया है। ऑप्शन नंबर एक इसका जो आंसर साथियों इसका रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल कहलाता है। लिखाई में कठिनाई अगर होती है तो इसको क्या कहते हैं साथियों? अपन लोग उसको अपन डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ये सारे शब्द आगे काम में इसलिए आएंगे इसी टेस्ट में, इसी से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे, तो इनको एक बार मैं जो डिटेल में नहीं बता रहा। बाकी ये रीट लेवल 1 2018 का प्रश्न जिसका आंसर रहेगा डिस्ग्राफिया। अगला आपका प्रश्न है कि मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण होता है। डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? डिसलेक्सिया होगा, स्पाइना बाइफिडा होगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगा या पोलियो होगा? तो सही आंसर क्या है साथियों इसका आंसर है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 1 आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक 2019 का प्रश्न, सेकंड ग्रेड का, डिसलेक्सिया इसका आंसर रहेगा साथियों। याद रखिएगा, डिस्ट्रोफिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? डिसलेक्सिया यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल निम्नांकित में से किसके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल जो है वो साथियों डिसलेक्सिया के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, अधिगम अयोग्यता या निर्योग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। किस रूप में कर सकते हैं? यह बाह्य है और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है। वंचना यानी वंचित रह जाना। दूसरा ऑप्शन यह है आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है। तीसरा यह बाह्य है और सांवेगिक बाधा से होती है। और चौथा यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर इसका रहेगा।
आपके हरियाणा टेट का ये प्रश्न है, 2019 में पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम अयोग्यता की परिभाषा को सबसे उपयुक्त तरह से दर्शाता है? ऑप्शन ए, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया है। दूसरा, यह आंतरिक और मानसिक मंदता के कारण है। तीसरा, यह बाह्य है और दृष्टि बाधितता व श्रवण बाधिता के कारण है। जब ऑप्शन 4 है, जब बाह्य है और यह बाह्य है और वातावरणीय प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से जो वो है। तो यहाँ पे साथियों कौन सा होगा? तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर होगा। और ये जो प्रश्न है साथियों, ये आपके राजस्थान के हेडमास्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था। 7वां और 8वां प्रश्न आपके लगभग एक जैसे हैं, बस ऑप्शन बदले हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हेडमास्टर राजस्थान में ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो वो, हालांकि एग्ज़ाम ये बाद में हुआ था, सॉरी एग्ज़ाम उसी समय वो आपका हो गया था। तो इस मतलब राजस्थान के हेडमास्टर से उठा करके इसको हरियाणा में दिया गया था इस प्रश्न को। तो देखिए प्रश्न जो हैं वो रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, इसीलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न करने बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी के। 9वां आपका प्रश्न कि भारतीय संदर्भ में बौद्धिक अक्षमता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? एक, इसमें बौद्धिक क्षमता में सार्थक कमी पाई जाती है। दूसरा, इसमें अनुकूलनीय व्यवहार में सार्थक कमी पाई जाती है। तीसरा, इसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता शामिल है। चौथा, इसमें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शामिल नहीं है। तो इसका साथियों आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा इसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता शामिल है। भारतीय संदर्भ में बौद्धिक अक्षमता के बारे में है ना, बौद्धिक अक्षमता। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा साथियों, जो भारतीय संदर्भ में बौद्धिक अक्षमता जो एक्ट है वो कब बनाया गया है? आपका RPWD एक्ट, उसको 2016 के अनुसार ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता शामिल है, ऑप्शन नंबर 3। अगला आपका प्रश्न है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित से संबंधित अक्षमता है, पठन है, गणना दोष है, तो निश्चित गणना दोष होगा। अगला आपका प्रश्न साथियों, कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? दृष्टि बाधितता, श्रवण बाधितता, बौद्धिक अक्षमता या कुष्ठ रोग? तो विकासात्मक विकार से संबंधित जो रहेगा वो विकासात्मक से संबंधित पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, बौद्धिक अक्षमता। अगला आपका प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे एक बहुत बुद्धिमान व परिपक्व होते हैं, दो बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। तीसरा, कुछ भी नहीं सीख सकते। और चौथा, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो साथियों यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? एक, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। दूसरा, व्यवहार। तीसरा, अपमानजनक व्यवहार। और चौथा, 1 व 2 दोनों। तो कौन सा बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3, अपमानजनक व्यवहार। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सीटेट लेवल 1 2016 का ये प्रश्न है आपका। अगला आपका प्रश्न, स्पास्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है? एक तरफ के पैर, हाथ एवं बाजू को। दूसरा, या तो शरीर के ऊपरी भाग को या निचले भाग को। तीसरा, दोनों हाथों को। और चौथा है दोनों पैरों को। तो किसको प्रभावित करेगा साथियों? ये करता है आपके दोनों पैरों को। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया जो है वो दोनों पैरों को प्रभावित करता है। RPSC के विशेष शिक्षा में पूछा गया प्रश्न 2019 के पेपर में आया हुआ, इसीलिए डाल दिया है, ध्यान रख लीजिएगा। 2019 में RPSC में पूछा गया, अपने भी आ सकता है। अगला आपका प्रश्न, निम्नांकित में से डिस्लेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेद कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? एक, डिस्फोनेटिक डिस्लेक्सिया। 2, फोनेटिक डिस्लेक्सिया। 3, दृश्य डिस्लेक्सिया। और 4 है अश्रव्य डिस्लेक्सिया। तो यहाँ पे आपका साथियों आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा दृश्य डिस्लेक्सिया, यानी कि कौन सा प्रकार किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेद कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर ध्वनि में करता है, तो फोनेटिक होना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पे आंसर किताब में दिया गया है, इस किताब में दृश्य डिस्लेक्सिया। देखिए साथियों, फोनेटिक डिस्लेक्सिया होना चाहिए कि भाई डिस्लेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेद कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता हो सकता है। वैसे दृश्य डिस्लेक्सिया भी सही है, सही ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए, क्योंकि
अक्षर को अगर वो पहचान नहीं पाएगा तो शायद वो ध्वनि भी उसकी विभेद नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन 3 ही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है 1 भागने की प्रवृत्ति होना, 2 अशांत या ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, तीसरा अवधान संबंधी बाधा या विकार, और चौथा है अभिप्रेरणा का अभाव। तो इस प्रश्न का साथियों आंसर क्या होगा, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है, वो आपका अवधान संबंधी बाधा या विकार। तो अवधान यानी एक प्रकार से ध्यान करना, सीखना है ना, उसमें कमी, तो ये अधिगम निर्योग्यता का लक्षण होगा। अगला आपका प्रश्न कि फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। अवधान केंद्रण की, समृद्धि की, प्रत्यक्षीकरण की, या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रत्यक्षीकरण की देखिए मानी गई है, ये आरटेट 2012 का प्रश्न है। ठीक इसी प्रकार का ये प्रश्न था अपना पिछला प्रश्न जिसमें अपने को कन्फ्यूजन हुआ, ये रहा दृश्य डिस्लेक्सिया, ये इसलिए बिल्कुल ठीक बोला गया है इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ऐसी ही समस्या है, ये ध्वनि से संबंधित, लेकिन दृश्य प्रत्यक्षीकरण यानी एक प्रकार से सामने देखना है ना, तो प्रत्यक्षीकरण ठीक है, दृश्य डिस्लेक्सिया से संबंधित होगा, तो प्रत्यक्षीकरण ही यहाँ पे सही आंसर है, उसका भी वह सही आंसर था, दृश्य डिस्लेक्सिया वहाँ होगा। यह आरटेट 2012 का आपका प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। धीमी गति से सीखने वालों की, 2 सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, तीसरा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, या चौथा अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो वर्तनी, वाचन, गणना में कठिनाई जो है वो अधिगम निर्योग्य बालकों की रहेगी, ऑप्शन नंबर 4। खालिस्तान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर क्या रहेगा इसमें, इसका आंसर रहेगा डिसलेक्सिया जो वो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कृत्यों और विभेद, ठीक है, संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम है साथियों ना, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। ये रीट लेवल 1 में 2016 में ही पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न, और ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, रिपीट हो जाते हैं रीट में प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, 1 वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, 2 सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, तीसरा है लिखने की धीमी गति, चौथा है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। ये लेवल 2 2016 में, रीट लेवल 2 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न साथियों, और जो इस प्रश्न का सही आंसर माना गया वो आपका माना गया ऑप्शन नंबर 2, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ये चीज़ डिसलेक्सिया से संबंधित नहीं होगी, बाकी सारी डिसलेक्सिया से संबंधित रहेंगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे साथियों आपका, हाँ लिखने से संबंधित, इसलिए हाँ ऑप्शन नंबर 2 ही सही रहेगा, सही है। अगला आपका प्रश्न कि जब बच्चा निम्न प्रदर्शित करता है तो वाक विकार नहीं माना जाता है, 1 तुतलाना एवं अस्पष्ट उच्चारण करना, दूसरा तेजी से लेकिन अस्पष्ट बोलना, तीसरा धीमी या तेज गति से बात करना, और चौथा हकलाना तथा रुक रुक कर बोलना। तो कौन सा जो वो वाक विकार नहीं माना जाएगा बच्चे के लिए, तो ऑप्शन नंबर साथियों 3 रहेगा कि धीमी या तेज गति से बात करना, ये वाक विकार नहीं माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे किससे निरूपित किया जा सकता है, अधिगम विकार, संचार विकार, मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता। यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे कैसे निरूपित अपन करेंगे, तो इसको तो अपन बौद्धिक अक्षमता ही कहेंगे, भाई पढ़ने में ही उसको समस्या, बाकी किसी चीज़ में समस्या ही नहीं है। तो निश्चित ही 1 मिनट, यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूली कार्य में कोई समस्या नहीं है तो सही है, बौद्धिक अक्षमता की जगह अगर अधिगम विकार बोला जाए ज़्यादा सही रहेगा, सीख नहीं पा रहा है बच्चा ना, पढ़ने लिखने में समस्या हो, बाकी तो वो जैसे स्कूल में अन्य जो खेलकूद की गतिविधियां हैं या और भी जो कार्य बच्चों से करवाए जाते हैं, एक प्रकार से बच्चे अपनी कक्षा को मेंटेन करते हैं, उसमें भी वो आगे है, सीख नहीं पा रहा बस, तो अधिगम विकार होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर साथियों माना जाएगा।
चलिए, ये आपका प्रश्न फर्स्ट ग्रेड का था, एमपी का। अगला आपका प्रश्न है कि यदि किसी बच्चे को शब्दों को कागज पर लिखने में कठिनाई होती है तो यह अधिगम अक्षमता के कारण हो सकता है। लेखन के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए कक्षा में लागू करने हेतु सबसे अच्छी अनुदेशात्मक रणनीति निम्नलिखित में से क्या होगी। यह प्रश्न निश्चित रूप से सीटेट का ही हो सकता है, लेकिन ये एमपी टेट का प्रश्न साथियों, एमपी टेट 2019 का प्रश्न। एक ऑप्शन है कार्य पर अधिक समय प्रदान करना, दूसरा आपका वन ऑन वन सहायता प्राप्त करने के लिए संसाधन कक्ष में समय की विस्तारित अवधि प्रदान करना, तीसरा लेखन समय के दौरान सहकर्मी ट्यूशन प्रदान करना, चौथा है संरचना के साथ मदद करने के लिए विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजन प्रदान करना। तो इसका साथियों आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा संरचना के साथ मदद करने के लिए विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजन प्रदान करना, ये सही रहेगा, क्योंकि कागज़ पर लिखने में कठिनाई उसको हो रही है तो ग्राफिक आयोजन प्रदान उसको किए जा सकते हैं, विस्तृत निर्देश भी दिए जा सकते हैं संरचना के साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे खालिस्तान से पीड़ित होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्टोपिया या डिस्नोमिया। तो इसका आंसर रहेगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया। फोनोलॉजिकल कोर की कमी वाले बच्चे जो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है वर्तनी समझने में समस्या, गणितीय गणना करने में समस्या, एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या, भाषा के उच्चारण में समस्या। तो डिस्प्रेक्सिया रहेगा आपका एक कलम पकड़ने और लिखने की समस्या, जो उसको डिस्प्रेक्सिया बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला आपका प्रश्न, अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चों की प्रगति की निगरानी के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? केस अध्ययन विधि, व्यवहार रेटिंग स्केल, संचरित व्यवहारिक अवलोकन, और आपका चौथा ऑप्शन है प्रायोगिक विधि। देखिए, अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चों की प्रगति की निगरानी के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? और देखिए, रेटिंग स्केल भी अच्छी है, अध्ययन भी अच्छी है, प्रायोगिक विधि भी अच्छी है, लेकिन संचरित व्यवहारिक अवलोकन विधि जब आ जाती है, अवलोकन जब होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका साथियों आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न कि निम्नलिखित विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम एवं उनके लक्षण एक एवं 2 तालिकाओं में दिए गए हैं। तो आपके व्यतिक्रम तो हैं पहले वाले में और लक्षण दूसरे में। डिस्प्रेक्सिया के सामने लिखने संबंधी व्यतिक्रम है, डिस्कैलकुलिया में विशिष्ट गणित व्यतिक्रम है, डिसलेक्सिया में विशिष्ट लेखन गणितीय आपका व्यतिक्रम है, और चौथा डिस्ग्रेफिया तो विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम है। तो कौन सा जो है वो तरीका, कौन सा विकल्प जो है इन सारी चीज़ों को सही से दिखाएगा, यानी कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सटीक है, सही समुच्चय को अपने को चुनना है, कौन सा समुच्चय यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए, डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित होता है आपका? डिस्प्रेक्सिया जो होगा वो आपका विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम है ना भाई, गणितीय डिस्प्रेक्सिया की बात कर रहा हूँ, डिसकैलकुलिया नहीं, तो विशिष्ट लेखन है ना, ये रहेगा आपका डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर ए में तीसरा आएगा। बी में डिस्कैलकुलिया जो विशिष्ट गणित से संबंधित समस्या ये होती है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। और डिसलेक्सिया जो है वो डिसलेक्सिया आपका क्या होता है साथियों? एक प्रकार से विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम, वाचन से संबंधित समस्या होती है इसमें, और डिस्ग्रेफिया होता है आपका लिखने संबंधी व्यतिक्रम। तो ये यहाँ पे आपका क्रम रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। और ये बहुत ही जोरदार प्रश्न साथियों, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न केमिस्ट्री में आया हुआ, केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए। अगला आपका प्रश्न है कि शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है शारीरिक रूप से, तो शारीरिक रूप से तो डिस्कैलकुलिया होगा, डिसलेक्सिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्मीथिया होगा। तो निश्चित ही यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डिस्ग्राफिया होगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को डिस्ग्राफिया के अंतर्गत रखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला आपका प्रश्न है कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं,
रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, उद्दीपक कोमा वस्तु कोमा प्रविधि, तीसरा प्रकाश कोमा ध्वनि कोमा गंध और चौथा पुरस्कार कोमा दंड एवं कोमा प्रोत्साहन। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा रुचि लक्ष्य और अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? रुचि है, लक्ष्य है और अभिवृत्ति है। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा साथियों। निश्चित ही अवधान के लिए आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक होंगे खुद की रुचि, आंतरिक है, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है? सिग्नल अवधान, विस्तृत अवधान, चयनात्मक अवधान या विभक्त अवधान? तो इसका आंसर होगा विभक्त अवधान। एमपी टेट का प्रश्न साथियों, ड्राइविंग करते समय फ़ोन का उपयोग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सब लोग करते हैं। तो ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है विभक्त अवधान को। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और ये 30 प्रश्न थे आपके अधिगम एच क्षमता से संबंधित। 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा। अगर 20 प्लस आपके ठीक होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम होते हैं तो ध्यान दीजिए थोड़ा, और इससे ज़्यादा हुए बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा पढ़िए। तो आपको लगातार मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। इसी प्रकार के जो टॉपिक वाइज जो आए हुए प्रश्न वो मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा साथियों। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।